नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में उपचुनावों में और बिहार के आम चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है और जिस तरह से कांग्रेस को चुनाव में हार मिली है, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि समीक्षा करने वाली है, चिंतन करने वाली है। और अभी अगर कांग्रेस जन नहीं जागे, नहीं चेते, तो आगे और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन हो, कांग्रेस का कायाकल्प हो। लेकिन लाख टके का सवाल यह है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का कायाकल्प होगा? एक के बाद एक कई शिकस्त खाने के बावजूद भी कांग्रेस संभलती नहीं है, कांग्रेस सुधरती नहीं है और कांग्रेस का कोई कायाकल्प नहीं होता है। मध्य प्रदेश में सरकार बमुश्किल बनी, बनने के बाद टिक नहीं पाई, टिकने के बाद जब मौका आया तो कोई आशानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसके बाद भी कांग्रेस के कर्ता धर्ता कह रहे हैं कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं यही रहूंगा और कांग्रेस के लिए काम करूंगा। यानी नए नेतृत्व के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिहार में या यूपी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बिहार में आज तेजस्वी ने भी कहा, तारिक अनवर ने भी कहा कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाई। बावजूद इसके कहीं कांग्रेस में कोई सुगबुगाहट नहीं है कि नेतृत्व के बारे में सवाल उठे, परिवर्तन के बारे में सवाल उठे। मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का आवाज उठी है। हरपाल सिंह ठाकुर और स्वदेश शर्मा जैसे युवा नेताओं ने, अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय नेताओं ने कमलनाथ जी से इस्तीफा मांगा है। वरिष्ठ नेताओं में नरेंद्र नाथ दबे छुपे स्वरों में कह रहे हैं कि मोर्चा और संगठन, इनमें परिवर्तन होना चाहिए, ये सब फर्जी है, मोर्चे युवक कांग्रेस वगैरह, इस तरह की बात गाए बगाए दबाई जाती है। लेकिन कल विधायक दल की बैठक में, प्रभारियों की बैठक में इस तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ कि आखिर इस हार के लिए जिम्मेदार कौन है। ये सवाल पे बात ही नहीं हुई। हमें यही कहा जाता रहा कि हमारा प्रदर्शन अच्छा था, अच्छी मेहनत की, बढ़िया चुनाव लड़ा और आगे हमको 2023 के लिए तैयार रहना। अगर ये बढ़िया चुनाव लड़ना है तो खराब चुनाव लड़ना किसे कहते होंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और हमारी रेगुलर पैनलिस्ट जयश्री पिंगले, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि आज उनकी भूमिका बहुत सीमित है, अजय सिंह नरूका, और कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जयश्री जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस बीट पर काम किया है और नेशनल से लेकर प्रदेश स्तर तक की कांग्रेस की कार्यप्रणाली को आपने देखा है, सोनिया जी, राहुल जी, सबसे आपकी 1 to 1 कई अवसरों पर बातचीत, संवाद होता रहा है। क्या वक्त नहीं आ गया है कि कांग्रेस अपने आप को संभाले और पूरी तरह से 100% आमूलचूल परिवर्तन अपने आप में करे? जो शब्द है कायाकल्प, वो होना चाहिए। कांग्रेस इस बाय इलेक्शन के पहले ही हम देख चुके हैं कि जो लिखित तौर पर इतने सारे दिग्गज नेताओं में, जिसमें कपिल सिब्बल शामिल है, शशि थरूर शामिल है, जयराम रमेश शामिल है, गुलाम नबी आज़ाद शामिल है, इतने तमाम लोगों ने इतनी बुलंदी के साथ आवाज़ उठाई, नेतृत्व परिवर्तन की बात कही, उन्होंने कांग्रेस को बचाने की बात कही है। लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें, जैसे कालीन के नीचे कुछ चीज़ें दबा दी जाती, उसी तरह से एक अनरेस्ट, एक असंतोष, एक हवा, एक लहर ऐसी दिखाई दी और उसके बाद फिर वो मामला दब गया। तो वो जो 23 लोग थे उसमें विवेक तनखा भी शामिल थे। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा साहब, राहुल गांधी तो जब आप विरोध की बात करते हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। क्या गुलाम नबी आजाद से आप कल्पना करते हैं कि वो बीजेपी के इशारे पे करेंगे? तो उन्होंने कहा हमने नेतृत्व परिवर्तन की मांग ही नहीं की थी, हमने तो कहा था कि जो भी बने पूर्णकालिक बने। बिल्कुल सही है। तो जो इंटेग्रिटी जो बात करता है कि संगठन में बदलाव होना चाहिए या संगठन बेहतर तरीके से काम करे या उनको एक फुल टाइमर कोई चाहिए। आप देखिए, सोनिया जी लगातार बीमार है, वो बार बार हॉस्पिटल में जाती, उनकी उम्र हो चुकी है 70 के
पार वो जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी उनके कंधों पर जो बोझ है, और इतने स्टॉलवर्ड्स लीडर है कांग्रेस के पास, इतने दिग्गज नेता है कांग्रेस के पास, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बिल्कुल ना, थिंक टैंक की कमी नहीं है कांग्रेस के पास, काम करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन हम दृश्य क्या देख रहे हैं? हम दृश्य देखते हैं कि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो जा चुके होते हैं, हम इधर देखते हैं तो जगन रेड्डी एग्जिट कर जाते हैं, ममता बनर्जी पहले कर ही चुकी हैं, और हम हाल फिलहाल देखते हैं तो सचिन पायलट हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसको बड़ी मुश्किल से जाता है आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है। ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, हेमंत बिस्वा, ये तमाम उदाहरण हैं जो कांग्रेस छोड़कर गए और मुख्यमंत्री बने, मगर कांग्रेस में रहकर आपके लिए कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस में शायद मुझे लगता है कि अभी भी वो उस पुराने दौर से, पुराने तौर तरीके से, और गांधी का जो एक ऑरा है, गांधी का जो एक पहले नंबर पर भी गांधी और आखिरी नंबर पर भी गांधी, इस तरह का जो सोच कांग्रेस के बीच है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर आप बात करूं जयश्री आपसे, हम कि जिस तरह से 28 में से 9 सीट आई, बड़ी बातें की जा रही थी कि हम 28 जीतेंगे, चंबल पूरा साफ कर देंगे, और बहुत सारे दावे थे, लेकिन और कांग्रेस की जो जीत है वो आप देखिए, सबसे बड़ी जीत जो है कांग्रेस की वो दिमनी में हुई है, कोई 20-22 हजार की, बाकी सारे लोग 5 हजार के आसपास जीते हैं। और बीजेपी की दूसरी तरफ जीत देखिए आप, तुलसी सिलावट जीवन में कभी कल्पना ना की होगी 53,000, प्रभुराम चौधरी 63,000, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया 20,000 से नीचे, तो ऊपर तो सब लोग जीते। एक आध रक्षा सिरोंजा छोड़ दीजिए, 161, 162 ऐसी मान लीजिए। क्या वजह है कांग्रेस मध्य प्रदेश में क्यों अपने आप को संभाल नहीं पा रही? सरकार बनाई बड़ी मुश्किल से, नहीं चला पाए, गिर गई, गिरने के बाद भी विधायक जाते रहे, संभाल नहीं पा रहा, कोई रोक नहीं पा रहा, ये दुर्दशा क्यों? जो कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व की हालत है, देखिए बीजेपी जो है ना, वो चुनाव जीतने की एक मशीन की तरह तैयार हो गई है, बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ी ताकत, और कांग्रेस जो है अपने को बहुत पीछे और एकदम आउटडेटेड से कंसेप्ट के साथ, एक पुराने तौर तरीके के साथ चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी भर है। और वहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो अपनी व्यक्तिगत फोर्स के साथ, व्यक्तिगत अपनी सेना के साथ जब आता है तो उस तरह के हमें रिजल्ट चौंकाने वाले मिल जाते हैं कि उसने बहुत अच्छी लीड ले ली। लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन की अपन स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आपको याद होगा इनके महासचिव जो एक्टिंग प्रभारी थे यहाँ पर, दीपक बावरिया, 2018 के चुनाव में वो लगातार इस बात को कहते रहे कि कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। उन्होंने लगातार आरएसएस के तौर तरीकों की तारीफ की, उन्होंने बार बार कहा, मीडिया में कहा ओपनली, कि जो आरएसएस है बीजेपी के पास, उसकी जो ताकत है उससे निपटना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस में संगठन के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होते हैं। कांग्रेस में संगठन के नीचे स्तर पर कार्यकर्ताओं को कोई एनर्जाइज करने की कोई प्रक्रिया, या कार्यकर्ताओं को एक अनुशासन सबसे बड़ी चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। नहीं कांग्रेस। संतोष गौतम आप मेरे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग सुधरना क्यों नहीं चाहते? कहाँ बाधा है? देखिए प्रतीक जी, मैं जयश्री जी की बातों से काफ़ी हद तक सहमत हूं, और कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों तक आंखें मूंदे नहीं रह सकती, और ईवीएम और तमाम तरीके के जो आरोप हैं उनसे हटकर भी उसके अपने संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के बाद भी मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं कि कई चीज़ें असंतोषजनक हैं, और कांग्रेस पार्टी को अपने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक ये ऐसे परिवर्तन और ऐसे नीतिगत परिवर्तन करने होंगे जिनकी की आज बेहद ज़रूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह की कमी अब नज़र आ रही है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है, और बड़े नेताओं को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आज उत्साह का संचार करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जिस भी स्टेट में चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, गुजरात में हो, कांग्रेस पार्टी ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया है जैसा उसे करना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भों में यदि हम देखें तो हम 2018 में जो चुनाव जीते थे उसके बाद में उस पर एक प्रकार से बलात् कब्जा कर लिया गया था गद्दारों के साथ मिलकर, और मार्च में तो सर संतोष जी, अब जनता ने आपको गद्दार वाला और बिकाऊ वाला मुद्दा खारिज कर दिया। प्लीज ठीक है, वो ठीक है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी कि यदि जनमत मिल जाए तो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। विश्लेषण तो बाद में भी होते रहते हैं। जनमत तो हिटलर और मुसोलिनी को भी अपने अपने देशों में मिलते रहे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद कांग्रेस ने जो इस तरीके से अपना प्रदर्शन किया है, और चंबल और ग्वालियर में जहां माना जाता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कामों में कांग्रेस के नेता हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और वही वहां पर सर्वे सर्वा थे, उसके बावजूद यदि
कांग्रेस ने वहाँ संगठन खड़ा कर लिया और अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है मुरैना, ग्वालियर और भिंड जैसे जिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये भी थोड़े से उत्साहजनक समाचार तो हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं मानता हूँ कि वो अपनी सरकार नहीं बचा पाई, और कांग्रेस को चुनाव ये जीतना चाहिए था। संतोष, मेरे आपसे दो सवाल। पहला सवाल तो ये कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत क्यों नहीं है, जबकि यूपी में 7 सीट प्रभारी महासचिव प्रियंका जी हैं, 7 सीट जमानत जब्त। बिहार में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर आप लड़े, 70 सीट पर आप चुनाव लड़े। पिछली बार आपको जो है वो 27 सीटें आई थी, इस बार 19 आई, ज्यादा सीट पर लड़कर कम आना। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो सरकार ही नहीं बना पाए कांग्रेस की वजह से। तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने तेजस्वी के हाथ से सरकार को छीन लिया। तो दिल्ली में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है कि प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी से इतर एक नेतृत्व आप तलाशें। और मध्य प्रदेश में आपके पास युवा नेतृत्व की एक लंबी सेकंड कतार है, आप उसको आगे नहीं लाना चाहते। देखिए प्रतीक जी, जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है तो राहुल जी और प्रियंका जी या सोनिया जी हों, सभी अपने अपने स्तर पर कांग्रेस में जान फूंकने का काम करते हैं। अभी आपने देखा था जो हाथरस वाला मामला हुआ था, उसमें राहुल जी ने किस तरह से पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। लेकिन हाँ, खुद ही गिर गए थे। लेकिन हाँ, ये मैं उसको मानता हूं कि उनके अतिरिक्त भी जो नेतृत्व का जो शीर्ष कैडर है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि काफी योग्य लोग ऐसे बैठे हैं जिनको उचित भूमिका नहीं मिल रही और उनको उचित भूमिका मिलना चाहिए, और जिनके रहते पहले भी जब यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती आई थी, वो लोग भी आज हाशिए पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस पर पार्टी को सोचना होगा और अपेक्षाकृत कम वरिष्ठ लोग मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व क्यों नहीं ला पा रहा? मध्य प्रदेश में कब तक? अब कमलनाथ जी का आप टेस्ट कर लिया आपने, कमलनाथ जी कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखा पाए, मैनेजमेंट गुरु थे, अपनी सरकार नहीं बचा पाए, सरकार नहीं चला पाए। भाई उनने खरीद लिया, चलो ठीक है, वो आपके वहां कुछ लोग बिकने को तैयार थे, चलो ठीक है। आप क्या कर रहे थे? आप क्यों खरीदने आपने जाने दिया? आप क्यों सामने वाले को खरीदने से नहीं रोक पाए? देखिए आपका प्रबंधन जिसके आप जाने जाते हो, आप मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार आपने बचाई झारखंड के साथ, आपने जो है वो केशुभाई पटेल की सरकार गिराई। वो जो जलवा आपका हुआ करता था, वो जलवा कहाँ दिख रहा है? देखिए प्रतीक जी, केशुभाई पटेल के समय या जिस समय भी ट्रबल शूटर कमलनाथ जी को कहा जाता था तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि वहां भी उन्होंने जिस तरीके से काम किया था तो वहां विधायकों की स्वतः इच्छा थी उनके साथ आने की। और उन्होंने अभी सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहां पर दिया था जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं सौदे की राजनीति नहीं करूंगा चाहे मेरी सरकार चली जाए, और ये अभी तक वो कहते आए कि सौदा मैंने नहीं किया, यदि मैं सौदा करता नहीं। अभी आप देखिए इन परिणामों के बाद भी कमलनाथ जी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मैं बात कर रहा हूँ। ये जरूर अफवाहें उड़ाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सज्जन वर्मा बोलते हैं, नीतू पटवारी बोलते हैं, तरुण भानोट बोलते हैं, कोई 10 कोई 12 कोई 20 खरीद रहा है। अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए नेताओं द्वारा ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं। जी आपके लिए तो बहुत ही सब हरा ही हरा है, बहुत ही बढ़िया चीज है कि भाई कांग्रेस और कमजोर हो, जितनी कांग्रेस कमजोर होगी आपके लिए अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष चाहिए। लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि एक एग्रेसिव और एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में से एक विपक्ष खत्म होता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि मध्य प्रदेश में एक मजबूत कांग्रेस होना चाहिए? और अभी जो कांग्रेस की कमजोरियां दिख रही हैं, और कांग्रेस ने कई बार कहा भी कि हम तो साहब भाजपा के तर्ज पर बूथ प्रभारी बना रहे हैं, पन्ना प्रभारी बना रहे हैं, सेक्टर प्रभारी बना रहे हैं, मंडलम बना रहे हैं, ये कर क्यों नहीं पाते हैं? देखिए प्रतीक जी, इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी मोटिवेशन जो चलता है वो शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से चलता है, और शीर्ष नेतृत्व जब उसको निभाते हुए दिखता है तो वो एक आदर्श बन जाता है। अब यहाँ मोटिवेशन का शीर्ष नेतृत्व के पास में जो सबसे बड़ी जो कमी है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ शीर्ष नेतृत्व है, और गांधी परिवार जो है उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं है। वो क्या देंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपने द्वारा जो उनके पूर्व के अंदर जो उन्होंने धन और मान मर्यादा सम्मान जो भी अर्जित करा था, केवल उसको बचाने के लिए ही कांग्रेस को वो जीवित रखते हैं। और उनके पास में किसी भी प्रकार का जब तक मन के अंदर ये विचार ना हो देश का कि कंट्री फर्स्ट हमारा विचार हो, मन मस्तिष्क में जब तक वो विचार नहीं होगा तब तक आप एक अच्छी भूमिका अपनी अदा नहीं कर पाओगे, एक अच्छे आदर्श आप स्थापित नहीं कर पाओगे। नीचे का कार्यकर्ता वही देखता है और शने शने ये बिखराव जो आ रहा है वो उसी का परिणाम है।
उलट इसके अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, संघ के बालकाल में जब वो स्वयंसेवक बनता है संघ के अंदर, तो राष्ट्रवाद का एक विचार उसके मन के अंदर पोषित हो जाता है और वो कल्पतरु के रूप में बन के निखर के आता है। जब आगे चल के नेतृत्व देता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, और उसी का सुखद परिणाम है कि हमारे पास में सब प्रकार की व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था को अगर आप कॉपी करने जाओगे और उसके अंदर प्राण तत्व नहीं है तो ये बहुत दुखद होगा। मैं आपकी एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ प्रतीक जी कि सशक्त विपक्ष का होना देश के लिए बहुत लाभदायक है, वो देश के लिए बहुत जरूरी है सकारात्मक विपक्ष होना। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है इसके अंदर सुधार करे, उनका शीर्ष नेतृत्व के इतर भी वो सोचे और सोच के अपना एक जैसा कांग्रेस में बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। कैसे आप चलिए विपक्ष के व्यक्ति से ही हम पूछते हैं कि कांग्रेस का कायाकल्प कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए कांग्रेस को? गांधी परिवार की छाया से बाहर आना पड़ेगा, पहला चीज ये है। और उसमें दूसरे जो अपने लोग हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि हम देश के उस प्रश्न का तो मैं बाद में जवाब दूंगा। पहले नरूका जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित में नहीं सोचती है, तो ये तो पूरी सरासर गलत बात है। चाहे जब देश के एयरपोर्ट्स बिके या देश के अंदर जिस तरीके से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया, किसान विरोधी अभी बिल पास करवाए गए, या जब मजदूर पलायन कर रहे थे कोरोना काल में तो उनकी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं की गई, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जनहित का हर मुद्दा उठाया है। ये बात जरूर है कि रणनीतिक चूकों की वजह से यदि कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सब काम देश हित में कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब कई तानाशाह भी चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इतिहास ने बाद में पुनर्मूल्यांकन में उनको गलत पाया था। तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक चूकों को मैं इसकी वजह मानता हूं। जैसे कि हमारे पास एक प्रमुख जो कमी है मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी विचारधारा से मैं बिल्कुल असहमत हूं, लेकिन जो उनका कार्य प्रणाली है वो निश्चित रूप से वैसी कार्य प्रणाली वाला हमारे पास एक संगठन अभी मौजूद नहीं है जो पूर्व में सेवा दल जैसा संगठन हुआ करता था। मैं संतोष जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संतोष जी, आप कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गए क्या? देखिए मैं एक साधारण सा प्रश्न नरूका जी, मैं वो उसके बारे में टिप्पणी करते हैं जो उसके बारे में एक बार भी एक दिन भी शाखा में नहीं गए, एक उन्होंने बौद्धिक नहीं सुना, प्रतीक भाई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही नरूका जी ने, और उन्होंने मुझ पर यह भी आरोप लगा दिया बिना मुझे जाने बुझे कि मैंने संघ के बारे में एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी। मैंने विचार नवनीत से लेकर चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड से लेकर जो भी गुरु गोलवलकर का जितना भी साहित्य है वो सब मैंने पढ़ा है, और मैंने उसके ऊपर विश्लेषणात्मक अपनी किताब भी लिखी है जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इसलिए नरूका जी मुझे ये मत बोलिए कि मैंने संघ के बारे में नहीं अध्ययन किया और संघ की विचारधारा को मैंने आप सुन लीजिए, मैं शाखा में क्यों जाऊंगा? मैं तो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, तो मैं शाखा में क्यों आऊंगा? ये कोई शाखा में, मैं सुन लिए, मैंने संघ के गुण दोष भी बता दिए, लेकिन प्रशंसा करने चाहिए। लेकिन संतोष कह रहे थे कि उसमें उनमें हमें सहमत नहीं हूं संघ से, लेकिन संघ में ये गुण है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एक बार आके पास में देखें, समझ ले, मैंने बिल्कुल पास से देखा हुआ। मैं अपनी बात कंटिन्यू करना चाहता हूं, और संघ की विचारधारा को मैं अच्छे से जानता हूं, और उनकी किताबों का जितना विश्लेषण मैंने किया शायद बहुत कम लोगों ने किया हुआ, ये भी बता दूं मैं आपको। दूसरी मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि हमारे एनएसयूआई को भी उसी मजबूतीकरण की आवश्यकता है। हमारी यूथ कांग्रेस को भी जो ये चुनाव सिस्टम हुआ है उससे भी कई लोग असहमत और व्यक्तिगत रूप से मैं भी असहमत। आज नाटा जी ने कहा कि ये फर्जी संगठन है, इनको मजबूत बनाने की जरूरत है। नाटा जी के शब्दों पर मैं वैसे सहमति नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि निश्चित युवक कांग्रेस को, एनएसयूआई को और महिला कांग्रेस को, हरपाल सिंह ठाकुर ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, कमलनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, स्वदेश शर्मा ने कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे कई कार्यकर्ता होते हैं जिनको मैं ये चाहता हूं कि अगर इसमें कोई अगर बड़े लोग अगर ऐसी बात करें तो आप उनको उठाइए। ऐसे कई कार्यकर्ता जगह जगह पर गली और उसमें उठाते रहते हैं बातें, लेकिन उसकी बात को सीरियसली वो किस इशारे पर कर रहे हैं, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। मैं एक चीज केवल कहना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता को अभी निराश होकर ऐसे फ्रस्ट्रेशन के बयान देने की बजाय इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में अपनी मजबूती के लिए क्या कर सकती है। तो उन उपायों में यह है कि एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन संघ की तर्ज पर, हमारी विचारधारा चूंकि अलग है लेकिन उस तरीके से हमको एक संगठन भी खड़ा करने की आवश्यकता है जिसका वर्किंग धर्मनिरपेक्ष हो और जो उस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हो और आगे उस तरीके से काम बढ़ाए।
तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है, हमको बूथ पर काम करने वालों की ज़्यादा आवश्यकता है, बजाय इसके कि एक दिखावटी तौर पर या रस्मी तौर पर चेहरों को बदल देने से। चेहरों को बदल देने से व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ व्यवस्थाओं को बदलना अधिक आवश्यक है बजाय चेहरों के। हार्डिकर जी ने और हेडगेवार जी ने दोनों ने अपना अपना संगठन बनाया था, दोनों ऊपर नीचे रहते थे, कहीं मित्रता का भाव भी था, लेकिन एक विचारधारा का अंतर था। वो हिंदूवाद की बात करते थे, ये सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। इसको लेकर हुआ संगठन तो आपके पास भी सेवा दल था, वो इसी तर्ज पर बना था। ये अलग बात है कि सेवा दल आपके लिए केवल कांग्रेस स्थापना दिवस पर जो है झंडा वंदन करने का और सफेद टोपी पहन के खड़े रहने का शोभा का वस्तु बन गया, और उनका जो संघ है वो रिग मास्टर बन गया है। उसके चाबुक पर सारे शेर, सर्कस पूरा उन्हीं के रिंग मास्टर पे चलता है। ये अंतर हो गया। जयश्री जी, संतोष का जो बचाव है वो समझ में आता है, क्योंकि इतना सारा इस वक्त घिराव है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का कायाकल्प के लिए क्या करना चाहिए? कांग्रेस, संतोष की कुछ मजबूरियां हो सकती है, वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, दिल में दर्द बहुत है, बहुत सारे सुझाव है, पर मर्यादा नहीं है। क्या कायाकल्प हो सकता है? किस तरीके से कायाकल्प हो सकता है? देखिए, कायाकल्प का फॉर्मूला तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस को लेकर खुद कांग्रेस के पास भी नहीं होगा। वजह यह है कि जब कांग्रेस सब मतलब आपके पास निष्ठावान नेता ही नहीं बचे। आप एक तरफ देखिए, बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो रहा है, और सबसे आसानी से उपलब्ध या बीजेपी में जाने वाले जिस पार्टी के लोग हैं उसमें कांग्रेस शामिल है। तो कांग्रेस ऐसे जो गैर निष्ठावान लोगों की पार्टी बन गई है कि जो सरकार में रहते हुए दल बदल रहे हैं, जो सरकार बनाने के लिए दल बदल रहे हैं। आप उत्तराखंड, आसाम और तमाम यूपी, तमाम कर्नाटका, हम तमाम ऐसे प्रदेश देख चुके हैं। तो एक मॉडल तैयार हो गया है कि आज आप जिसको वोट दे रहे हैं कांग्रेस के नेता को, पता नहीं वो कल कांग्रेस में रहेगा भी या नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी ये लगती है मुझे, गौतम साहब आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस रिपीट सरकार नहीं बना पाती। जो पहले एक जमाने में था कांग्रेस, जैसे बीजेपी, नीतीश कुमार चौथी बार चुनकर आए, शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार, फिर चौथी बार जैसे तैसे बन गए। रिपीट जो सरकार बननी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इसमें ये लगता है, मैंने जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक कमी जो प्रमुख रूप से अभी फिलहाल नजर आ रही, वो ये है कि अपने द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी जनता के बीच संप्रेषित करने में हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। ये एक प्रमुख कारण है। और मैंने तो उस समय भी, जब हमारी सरकार थी, तो इस प्रकार के सुझाव दिए थे कि जनता तक भी हमको वो बातें पहुंचाना चाहिए, भले विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाएं कि हमारी सरकार जनहितैषी कार्यों के प्रति कितनी तत्पर है। लेकिन उस समय ये इन बातों की अपेक्षा ये कहा गया कि हम जितना पैसा विज्ञापन में खर्च करेंगे हम जनता के हित में खर्च करेंगे, लेकिन उससे हमारा नुकसान ये हुआ कि हम जनता तक ये बात पहुंचा नहीं पाए अच्छी तरह से कि हमने कौन कौन से काम किए। और शिवराज जी यदि वो 2 लाख के काम करते हैं तो उसको 20 लाख का विज्ञापन देते हैं। ये एक प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी का है, जो अपनी बातों को बहुत तेजी से और आक्रामकता से जनता तक ले जाती है। और हम लोगों की जो अच्छी नियत थी उसके कारण भी हमको नुकसान हुआ कि हम प्रदेश का पैसा बचाना चाहते थे। 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो जो जयश्री ने कहा, बहुत गंभीर बात की, उन्होंने बातों बातों में बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। बिल्कुल। मैं पहला जवाब तो आपका इस पे चाहूंगा। दूसरा ये कि क्या वास्तव में जो एक, चूंकि हम कांग्रेस के लिए एक पैथी ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस का कायाकल्प हो, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस अपनी बातों को, ठीक बातों को भी पहुंचा नहीं पा रही, क्योंकि उसके पास ग्रास रूट लेवल तक अब कार्यकर्ता नहीं बचे? जी, मैं पहली बात जयश्री जी की रख दूं, भाजपा का कांग्रेसीकरण नहीं हुआ। कांग्रेसी लोग जो भाजपा में आए उनका भाजपाईकरण हुआ है। और विचारधारा को भाजपा के अंदर, अगर जो व्यक्ति भाजपा की विचारधारा के तहत अपने आप को असहज पाता है, वो शनि शनि आउट हो जाता है। और जो इसको आत्मसात कर ले, समझ ले, और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेसी जो बंधु हैं, देश के जो अन्य लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट अभी भी देते हैं, वो लोग भाजपा को और नज़दीक आके समझे और उसको देखे, समझे, परखे और फिर उसको अपनाएं। उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा जो विचार है संतोष जी का, जो कहना है कि अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, ये मेरे ख्याल से दर्जनों अखबार अगर अपन उठा के देखेंगे पिछले 13 महीने की सरकार के, तो उसके अंदर सब रंगे हुए हैं। समस्या ये है कि इनकी बात ही प्रॉपर नहीं होती है। अब आप वादे उल्टे सीधे करोगे लोगों को। अभी हम ग्रामीण में, मैं खुद घुमा हूँ सांवेर के जगह जगह, चप्पे चप्पे पर, तो वहाँ लोगों का देखा है कि उनके पास में जो 1 लाख 1.5 लाख का जो उनका ऋण था, वो बढ़ के 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख
ऐसा हो गया उनको। और उल्टा जो ब्याज था उसके ऊपर, मतलब जो उनका मूल था, मूल के ऊपर ब्याज लगा, ब्याज सही तुमको चुकाना पड़ा। डिफॉल्टर हो गए, क्योंकि डिफॉल्टर मतलब इन्होंने बोल दिया माफ होगा और उसको पेपर पकड़ा दिए, सर्टिफिकेट झूठे। बेरोजगारों से हमने पूछा तो एक भी बेरोजगार ऐसा नहीं मिला पूरे सांवेर विधानसभा के अंदर जिसको 4,000 रुपए मिले हुए। 13 महीने की सरकार के अंदर 54,000 रुपए उसको उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए थे, जो इनके वचन पत्र के मुताबिक। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। वो तो जिसके पास आपको ये सवाल भी तो पूछना चाहिए था कि 15 वर्षों में आपकी सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सर्वे किया था आपने वहां सांवेर में या कहीं और? आप सांवेर में इसलिए पूछ रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में पूछना था कि 15 वर्षों तक आपकी सरकार रही, कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या बोला? नहीं, पर ये भी तो आंकड़ा बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, 15 वर्ष और 15 महीने में बहुत फर्क है। आपकी बात का उत्तर तो दे दूं मैं आपको। आपने बोला कि अपनी बात नहीं रख पाते, तो आपकी बात को रखने के लिए आपके पास में जो बात है वो तो प्रॉपर हो कि जिसको रखें। अब रखने जाते थे तो लोग बात पूछते थे विधायकों से कि भैया हमारे पैसे खाए, हमारा उधार जो आपने बोला था माफी, ऋण माफी खाए, संबल योजना हमारी क्यों बंद कर दी, लोग बात पूछते थे। इनसे पूछो नहीं कि इन्होंने जो जनहितैषी योजनाएं थी वो क्यों बंद कर दी, और उसके बाद में कौन उसको फिर स्वीकार करेगा। अब इनके जो लोग हैं वो लोग टूट के, मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि इनके यहाँ अंतर्विरोध जो आया वो लोगों के अंदर जो आक्रोश था वो नेताओं के पास से फूटा, और नेता जब इनके नेता के पास में गए तो उन्होंने उनको अब और आक्रोशित कर दिया, बजाय इसके कि उसकी समस्या का समाधान निकाले। और उसका दुष्परिणाम निकल के आया कि वो दूसरे पाले में जाके बैठ गए। और आरोप ये लगा रहे कि इन्होंने खरीद फरोख्त करी। भारतीय जनता पार्टी अगर खरीद फरोख्त करती तो आपकी सरकार मत थी, पहले कर लेती। उस समय बड़ा आसान था 7 करोड़ को बनाने को, तो प्रेषित इन्होंने करा इन्होंने। लेकिन इनका क्या है, आईफा अवार्ड के बारे में इनका इंटरेस्ट ज्यादा था। 700 करोड़ रुपए वहां खर्च करने के लिए तैयार आईफा अवार्ड के लिए। लेकिन उस समय जो अभी जो आरोप लगा रहे कि 2 लाख का कार्य और 20 लाख का विज्ञापन, तो ये 700 करोड़ रुपए आईफा के ऊपर आप खर्च करने के लिए कहा से आपके पास हर महीने स्थापना के ऊपर आप बांटने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए वहां पे कर्जा ले रहे हो सरकार को, और कर्जा लेके उनकी तनख्वाह दे रहे हो, और इधर ऐसे अवार्ड के बारे में आप सोच रहे हो। ये सोचना ही अपने आप के अंदर लोगों को ठेस पहुंचा गया। देखिए शिवराज को देखिए, शिवराज कितना घूमते हैं, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ की फैक्ट्री, ये कहते हैं वो। शिवराज ने हमेशा कहा कि मुझे नेता ने सिखाया मेरे कि पैर में चक्कर होना चाहिए और मुंह में शक्कर होना चाहिए। वो कितना घूमते हैं मतलब। लेकिन आपके पास ऐसी लीडरशिप नहीं है। जब 15-13 महीने सरकार हुई, आप बताइए कमलनाथ जी का कितना मूवमेंट प्रदेश में हुआ। बल्लभवन में ज्यादातर रहते थे वो, और सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक एक सीओ की तरह, एक मैनेजिंग IAS की तरह वो काम करते थे। लेकिन राजनीति तो खेत खलिहान में जाकर होती है। प्रतीक जी, ये विपक्ष की राजनीति में ठीक है कि हम खेत खलिहान में जाएं और अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, लेकिन सत्ता में आने के बाद खेत और खलिहान में जाकर प्रदेश की नीतियां नहीं बनाई जाती। प्रदेश की नीतियां जो कमलनाथ जी बना रहे थे उनके कितने दूरगामी परिणाम आने वाले थे ये सब देख रहे थे। 27,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके थे केवल 15 महीनों के भीतर। ये एक बड़ा प्रदेश के लिए अचीवमेंट था जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। अब हम हार गए इसका मतलब हम सब गलत कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है प्रतीक जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो काम 15 महीने में कमलनाथ जी कर सकते थे उसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार गिरने के बाद बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप ये मानते हैं संतोष जी कि कमलनाथ जी का बहुत बेहतरीन, नहीं मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं, हम तो उस बात पर टिप्पणी कर रहा हूं प्रतीक जी, आप उसको अन्यथा मत लीजिए। लेकिन कांग्रेस में जो कमियां हैं उनको निश्चित ही दूर करने के लिए दूरगामी एक योजना बनानी पड़ेगी, इससे मैं सहमत हूं। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, नरुका जी का, संतोष जी का, जयश्री जी का। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस आत्मचिंतन करे, अपने बारे में गंभीरता से विचार करे और पुराने रवैयों को छोड़े। अब वो जमाना नहीं रहा जिस तरीके से राजनीति हुआ करती थी। अब राजनीति की नई शैली, नई परिभाषा मोदी और शाह की जोड़ी ने गढ़ दी है। जरूरत इस बात की है कि आप भी उस परिभाषा का तोड़ निकालिए, उतने ही एग्रेशन के साथ आप राजनीति करें, तब आप कहीं लोगों में विश्वास पैदा कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है ताज़ी, नई तरीन, जवानी वाली लीडरशिप। ये जो पुरानी लीडरशिप है ये कांग्रेस को गर्त में धकेल रही है, समझ लेना चाहिए। देखते रहिए DZRA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।